या फिर कोई एक पर्सन क्या किया, लार्ज लार्ज कैरेट्स का एक ग्रुप बना लिया, कोई पर्सन क्या किया, थिक कैरेट का एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो ये चीज तो डिफर कर रहा है ना, एक पर्सन स्मॉल का बना रहा है, एक लार्ज का बना रहा है, एक थिक का बना रहा है, पता नहीं किसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी कोई एक बात स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं होगा, देन इट इज द ग्रुप, देन इट इज द कलेक्शन, बट इट इज नॉट एनी सेट। ठीक है, नॉट एनी सेट। इट इज सिंपल द आइडेंटिफिकेशन कंडीशन फॉर द सेट। सेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसको सेट बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं, वो चीज आपको यहां समझाया जा रहा था। अब ऊपर में क्या लिखा है सर? ठीक है, ऊपर में ये लिखा हुआ है कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका कर्ली ब्रेस में होता है। सेट रिटन नॉट रिप्रेजेंटेड, सेट रिटन इन कर्ली ब्रेस। ठीक है, वो कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना मंझला ब्रैकेट। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेस। तो जब कभी भी कोई सेट होगा, उसका एलिमेंट हमेशा कर्ली ब्रेस के भीतर ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बोले कैपिटल ए से एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस सेट के अंदर एलिमेंट लिखा है 1, 3, 5 और 7। तो देखिए लिखने का तरीका देखिए, कर्ली ब्रेस जो है वो बता रहा है कि एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5 और 7, यानी कितना एलिमेंट है इसके अंदर? 4। तो इस चीज को हम बोलेंगे कि ये एक सेट है। तो सेट के एलिमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रेस के भीतर ही लिखा जाता है, या सेट को कर्ली ब्रेस में ही लिखते हैं। ठीक है, अगला बात, सर यहां पे जो दो पार्ट लिखा है इसका क्या मीनिंग? एक में ABCD लिखा, एक में BCADD लिखा। तो देखिए अगर कभी कोई ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है, कोई एक ग्रुप बनाया गया, इस ग्रुप में हम क्या किए, ए को रखे, बी को रखे, सी को रखे, डी और डी को रखे। हम आपसे पूछे कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन है। ठीक है, हम आपसे पूछे इस ग्रुप के अंदर कौन कौन है, आप बोले सर देखिए ए है, बी है, सी है और डी। क्या आप डी को 2 बार रिपीट कीजिएगा? नहीं, क्योंकि आप तो डिफरेंट थिंग्स बता रहे हैं। आप हमको बता रहे हैं कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, देन इट इज सिंपल ABCD। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप सेट को लिखेंगे, जब भी आप सेट को लिखेंगे, वैसे केस में रिपीटेशन रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड इन सेट। जब आप सेट को लिखेंगे उसमें किसी भी एलिमेंट का आप रिपीटेशन नहीं करेंगे। सर अगर कर दिए तो क्या गलती हो जाएगा? देखिए अगर आप उसको रिपीट कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोशन छोड़ दीजिए, हम ही को लिखने दीजिए। ठीक है, अगर आप रिपीट कर भी देते हैं तो वैसे केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि अगर इस सेट के अंदर के एलिमेंट को काउंट करें तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 ही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 4 ही होगा। ठीक है, तो चाहे आप उसको रिपीट करके लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वैसे केस में सजेशन ये है कि किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट ना करें। ठीक है, किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट ना करें। ठीक है, अगर एलिमेंट्स रिपीट होता है तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। वैसे केस में आप सिंपल वही चीज रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो एक बार लिख के आप रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये हुआ कि एक सेट ए है जिसके भीतर एलिमेंट है 2, 4, 6 एंड 8। एक सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6 और 6 और 8। एक सेट सी लिखा है 2, 4, 4, 6, 6, 8। पता है यहां पे ये लिखने का जो भी तरीका है, यहां पे सेट ए दैट विल बी इक्वल्स टू द सेट बी, इट विल बी इक्वल्स टू द सेट सी। सर आप कैसे बोल दिए जबकि इसमें तो हमको 4, यहाँ 5, यहाँ 6 दिख रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे एक एलिमेंट को 2 बार रिपीट किए हैं, आप यहाँ पे एक एलिमेंट को दो बार रिपीट किए हैं, इसका मतलब ये हुआ
कि रिपीटेशन का जो नंबर ऑफ टर्म है काउंटेड सिंगल टाइम। अगर रिपीटेड टर्म है इसको एक बार काउंट करेंगे, रिपीटेड टर्म है इसको एक बार काउंट करेंगे। सर इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन भी आता है कि जस्ट ये थ्योरी है? इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये बोला गया, क्वेश्चन ये बोला गया फॉर्म अ सेट using letters of word mathematics, ठीक है। मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स को यूज करके और हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे एक सेट का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहला चीज आप यहाँ देखें कि जो भी सेट बनेगा उसको नाम दे दीजिए समथिंग ए, और उसके भीतर एलिमेंट्स के तौर पे लेटर एम लिखा गया, लेटर ए लिखा गया, टी है, एच है, ई है। मगर क्या एम को फिर से लिखेंगे? नहीं, एम को ऑलरेडी हम एक बार लिख चुके हैं तो अब दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ई आ गया। अब उसके बाद एम नहीं होगा, ए नहीं होगा, टी भी ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, आई लिख सकते हैं, सी और एस लिख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स को यूज करके अगर कोई सेट बनाया जाए तो ये जो सेट ए होगा उसके अंदर देख लीजिए कौन कौन सा एलिमेंट रिसाइड कर सकता है, ठीक है। ये सब एलिमेंट रिसाइड कर सकता है। दूसरा चीज, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, अपनी अपनी कॉपी में बना के आंसर दीजिएगा। बोला गया फॉर्म अ सेट, नाम है उसका बी, यूजिंग letters of word मिसिसिपी। अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या क्या होगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये कहना है सेट से रिलेटेड, नेक्स्ट पार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, ध्यान रखिएगा। एक को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, ये नाम है इसका, इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरे को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या है रोस्टर फॉर्म और कैसा होता है और उसमें हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या है सेट बिल्डर फॉर्म और कैसा होता है, और इसमें हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दोनों चीज अभी देखना हम लोग को, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम एक सेट पकड़ना चाहेंगे ताकि हम इसके बेसिस पे डिस्क्रिप्शन दे सकें। यहां पे हम लिखे 1, 3, 5 और 7, और इसी में हम एक सेट को ऐसे लिखे, इट इज सेट ऑफ natural number, sorry, odd natural number less than 8, ठीक है। सोचिए तो अगर नेचुरल नंबर आपको याद होना चाहिए, वैसे ये 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर लेस देन 8 क्या क्या हो सकता है, कोई आंसर दे सकता है? नेचुरल नंबर लेस देन 8, कोई भी नहीं। नेचुरल नंबर लेस देन 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा। अब उसमें से ऑड नेचुरल नंबर, ऑड, तो ऑड में 2 नहीं होगा, ऑड में 4 नहीं होगा, ऑड में 6 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? 1, 3, 5 और 7 होगा, 1, 3, 5 और 7 होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स में कौन कौन आया? 1, 3, 5, 7। तो देखिए इसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका जिसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। तो सर किसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म इज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन विच इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर मेंशन्ड इन बिटवीन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेस के अंदर अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखा है तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और यहीं पे
यहीं पे अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया, अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं? जिसमें कि स्टेटमेंट्स लिखा रहता है। और रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं? जिसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखा रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कन्वर्जन का क्वेश्चन। मान लीजिए जैसे आपके पास कोई एक सेट दिया, नाम है बी, और इसमें लिखा हुआ है 2, 4, 6 और 8। तो हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इट इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ बी, इट इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ बी, ये बी का रोस्टर फॉर्म है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? अगर हम बी को ऐसे लिखें, देखिए लिखने का तरीका, बी कंटेन एक्स सच दैट x belongs to natural number, x is even natural number, even natural number less than 10, less than 10। देखिए पूरा स्टेटमेंट लिख दिया गया। x कौन है? तो x जो है वो b का, सेट b का एलिमेंट है। x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू इवन नेचुरल नंबर होगा, और कितने से बड़ा और कितने से छोटा? तो ये 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा इवन नेचुरल नंबर कौन कौन होगा? तो वो होगा 2, 4, 6 और 8। इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट्स होगा और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखा रहेगा। थोड़ा डिस्क्राइब कर ले यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म कंटेन इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन बिटवीन कर्ली ब्रेसेस, इन बिटवीन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, जो इंडिविजुअल एलिमेंट कंटेन करता है लाइक 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग उसको कहते हैं दोज सेट which contain mathematical statement, ठीक है, और मैथमेटिकल कंडीशन। जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल कंडीशन कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। और रोस्टर फॉर्म हम लोग उसको कहते हैं जिसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिखा हुआ रहता है, एक एक एलिमेंट जिसके अंदर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक मिनट के लिए बस, देखिए क्वेश्चन यहां ये दिया कि इफ C is the set containing x such that x belongs to whole number and x will be less than 5। ये क्या बोला ना कि x एक होल नंबर है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, वो ये बोल रहा है, और किससे छोटा होना चाहिए? 5 से छोटा होना चाहिए। तो इसको क्या बोला गया? इट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन से टाइप का दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है किसी सेट का। अगर हमसे बोला कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो हम कर्ली ब्रेस के अंदर उन सारे होल नंबर्स को लिखेंगे, उन सारे होल नंबर्स को लिखेंगे जो 5 से लेस है। तो कौन कौन आएगा? 0, 1, 2, 3 और 4। ये 4 एलिमेंट आएगा, ये 4 एलिमेंट आएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे कि यहां पे मेरे पास रोस्टर फॉर्म बनके तैयार हो गया इस सेट का। इट इज द रोस्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन कैसा आता है? रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्जन और सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्जन। ये पहला क्वेश्चन होता है किसी भी सेट चैप्टर का। तो सेट चैप्टर की टॉपिक में से सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछा जाता है कि कोई एक सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको रोस्टर में कन्वर्ट करो,
या रोस्टर फॉर्म है उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े थोड़ा, थ्योरी कंटिन्यूड। देखिए ये जो अपने पास अभी सेट था, इसमें डिस्कशन अब कर रहे हैं अपॉन इट्स एलिमेंट, डिस्कशन ऑन एलिमेंट्स ऑफ सेट, ऑन एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसमें आप एक नया नोटेशन देखेंगे, जैसे कि ये अगर साइन कहीं प्रेजेंट हुआ तो इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। और बाय द वे अगर यही नोटेशन कट कर दिया गया, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो नॉट बिलोंग्स और बिलोंग्स का मतलब क्या हुआ? ठीक है, हम इसको समझेंगे कैसे? हम लोग समझेंगे कि इफ एलिमेंट present in set, present in set, then use belongs to, or if element not in set, अगर वो सेट के अंदर नहीं है तो कौन सा नोटेशन यूज करेंगे? नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। अब इस चीज को थोड़ा और देखें, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखें। बाय द वे कोई एक सेट है जिसका नाम है ए, और इसके अंदर एलिमेंट है 5, 10, 15। आपसे फर्स्ट सवाल ये पूछा गया, आप अपना माइक ऑन करके आंसर देंगे, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। आपसे पहला सवाल ये पूछा गया 5 बिलोंग्स टू द सेट ए, वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आंसर दीजिए, आंसर। अभिनव, अमन, भरत और भी स्तुति है, ट्रू है। अभिनव, ट्रू, ये ट्रू होगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर बोला गया 5 बिलोंग्स टू द सेट ए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि 5 इस सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, 5 इस सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। अगर दूसरा सवाल आपसे ये पूछा कि 8 इज बिलोंग्स टू द सेट ए, स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स, ये फॉल्स। तीसरा अगर आपसे ये पूछा 8 नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, ट्रू की फॉल्स? ट्रू, ये ट्रू, क्योंकि ये सही बोल रहा है ना, 8 तो ए के अंदर है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऐसा आपका दूसरा क्वेश्चन होता है सेट के बेसिस पे, कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जब आप ट्रू और फॉल्स करते हैं तो सेट चैप्टर के ये दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन होता है। ऐसा आपसे क्वेश्चन सेकंड पूछा जाता है। ठीक है, अगला, अगर हम क्वेश्चन ऐसा लिखें कि B is the set containing X such that X belongs to integer, ठीक है, I या Z दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को, X belongs to integer and X is greater than 2 but less than 7, तो ये कौन सा फॉर्मेट है? इसी को तो कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आपसे क्वेश्चन ये पूछा, सबसे पहला सवाल 3 बिलोंग्स टू सेट बी, ट्रू की फॉल्स? ट्रू, ट्रू। देखिए एक आंसर आया ट्रू और आपका सही भी है। पता है क्या हुआ, थोड़ा सोचना पड़ जाता है जब आपके पास क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में हो, वैसे केस में आंसर देने के लिए थोड़ा सोचना पड़ जाता है। तो हम क्या करें सर? सबसे पहला काम कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म, ये पूरे के पूरे सेट का ही बात है। सबसे पहले किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करें इनटू इट्स रोस्टर फॉर्म। किसी भी सेट का अगर सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, पहले रोस्टर में कन्वर्ट करें, उसके बाद आप आंसर देना स्टार्ट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में इस बी को कह सकते हैं हम कि ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ये 4 एलिमेंट कंटेन करेगा। अब देखिए बहुत क्लियर कट विजिबल है ना कि क्या क्या इसके अंदर है और क्या नहीं है। अब आंसर देने में आसानी रहेगा। अगर कोई पूछ दिया कि 7 बिलोंग्स टू सेट बी, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, ये फॉल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया भरत, बहुत अच्छा। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा क्योंकि यहां तो 6 तक ही है। अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि 3/2
बिलोंग्स टू द सेट बी, ट्रू की फॉल्स? false, false, ये स्वयं का आंसर सबसे पहले आया, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। कारण है कि 3/2 जो है वो किसी भी तरीके का इंटीजर नहीं है। सबसे पहला इंटीजर नहीं है तब तो कभी सेट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी हमको दिख रहा है कि इसके अंदर 4 ही एलिमेंट है, उसमें से 3/2 कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स। तो सेट में ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स कि सेट कौन कौन से टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप जो कि बार बार रेगुलरली यूज में आएगा उसको हम लोग बोलते हैं, उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं नल सेट, ठीक है। और एक नाम है, इसको कहते हैं वॉइड सेट। अगर आप इंग्लिश में इन सब का मीनिंग जानते होंगे ना, तो वॉइड का मतलब होल, ठीक है। नल का मतलब कुछ नहीं, और एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो हर चीज, हर एक वर्ड एक ही बात बोल रहा है कि दैट सेट डज नॉट कंटेन any element, does not contain any element called null set। उसको हम लोग null set कहते हैं। तो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसको null set कहते हैं। तो null set का रोस्टर फॉर्म देखिए, null set का जो रोस्टर फॉर्म होता है वो एक्चुअल में फाई होता है। फाई, नल सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो फाई लिख दीजिए, वही रिप्रेजेंट कर रहा है नल सेट को, ठीक है। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, अच्छा इसको पढ़ते हैं ना फाई, ठीक है, इसको फाई पढ़ते हैं। तो रोस्टर फॉर्म जो है वो फाई है। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म इस एम्प्टी सेट के लिए ऐसा होगा कि जो कंडीशन लिख दीजिए और वो फुलफिल ना हो, ऐसा मैथमेटिकल कंडीशन लिख दीजिए जो फुलफिल ना हो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ सेट which contain that mathematical statement which does not fulfilled, वो फुलफिल होगा ही नहीं। ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दीजिए जो कि फुलफिल ही ना हो, उसी को हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे। सर कैसा होगा? मान लीजिए जैसे कोई एक सेट का नाम दे दिए, इसमें लिखे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और बोले कि x का वैल्यू जो है ना वो 0 से छोटा हो। तो सोचिए, अगर x नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही होता है 1 से, तो वो कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। यानी कि दिस कंडीशन डज नॉट फुलफिल्ड बाय एनी एलिमेंट, दिस कंडीशन not fulfilled by any element, कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। और अगर कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो आप कह सकते हैं कि A does not contain any element, यानी A का कर्ली ब्रेस खाली रहेगा। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, इट इज एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको। तो एम्प्टी सेट हम किसको कहते हैं? वैसा सेट जिसमें कि एक भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल, बी इज द सेट कंटेनिंग x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू 3/5। तो एक होल नंबर 0 होगा या 1 2 3 4 ऐसा कुछ होगा,
वो कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होगा, इट इज रैशनल नंबर, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। यानी कि जो कंडीशन बोला ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, अपोज कर रहा है। वैसे केस में डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नो एलिमेंट। और कोई एलिमेंट ना होने के कारण बी को आप फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर्ली ब्रेस खाली छोड़ दीजिए, नाम तो इसका वही रहेगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो जब कभी भी आप कोई ऐसा कंडीशन लिखें जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता है, जो एक भी एलिमेंट नहीं देगा, वो हमेशा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला सेकंड नंबर जो है उसको बोलते हैं सिंगल टोन सेट। इसको रनिंग में पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि दो सेट which contain only one element called सिंगलटन सेट, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल टोन सेट। ठीक है, उसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट रहेगा, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक सेट का नाम है सी और इसके अंदर हम लिख दिए 2021, तो क्या इसमें एक ही एलिमेंट है? हाँ बिल्कुल, ये तो एक नंबर है ना, 2021 तो एक नंबर है, तो इट इज द सिंगलटन सेट। ठीक है, ये कैसा है? ये एक सिंगलटन सेट है। ठीक, बाय द वे अगर डी कोई एक सेट लिख दिए जिसके अंदर लिखा है 0, तो क्या 0 कोई नंबर नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब डी के अंदर एक एलिमेंट है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है, अगर ई कोई एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है -1 और 1, तो क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट हो गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे नॉट सिंगलटन, ये सिंगलटन सेट नहीं है। तो जिस किसी भी सेट के अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हो गया तो वो सेट कभी भी सिंगलटन सेट नहीं होता है। इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए f कोई सेट है, x सच दैट x 2x plus 3 is equals to 1। ठीक है, और x belongs to रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर है, मगर 2x plus 3 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा वो बता रहे हैं, -3 + 1, x का वैल्यू आपको -1 मिलेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर f को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसके अंदर बस -1 होता। तो क्योंकि एक ही एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इट इज द सिंगलटन, ये सिंगलटन सेट है। तो सर ऊपर क्या हो रहा था? ऊपर में जो आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया गया ना, ये एक्चुअली में कहलाया सेट बिल्डर फॉर्म, पहले ही पढ़े। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है किसी एक सिंगलटन सेट का, और रोस्टर फॉर्म तो ऑलरेडी आप देख ही चुके हैं। ठीक है, तो सिंगलटन नाम आएगा, इसका मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तीसरा जो टाइप ऑफ सेट है उसमें हम लोग मेंशन करते हैं फाइनाइट सेट को। फाइनाइट कहने का मतलब है कि सेट के अंदर जितना एलिमेंट होगा वो काउंटेबल होगा, वो क्या होगा? काउंट करने लायक होगा। ठीक है, वो काउंट करने लायक होगा। यानी कि these sets contain countable number of elements, इसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। सर किसको बोलते हैं काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? बाय द वे अगर मेरे पास सेट ए लिखा है और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4, तो क्या आप काउंट करके नहीं बता सकते हैं
कि इट कंटेन 4 एलिमेंट्स, इट कंटेन 4 एलिमेंट्स। तो क्योंकि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग काउंट कर लिए, इस कारण से इस सेट को बोलेंगे हम लोग फाइनाइट सेट, इस कारण से इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो सर क्या कोई ऐसा सेट है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं? बहुत जल्दी आपके सामने एक एग्जांपल आ रहा है, बोला गया बी इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बी इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बी जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, इसको बाउंड ही नहीं किया, ये नहीं बताया कि किससे छोटा। तो नेचुरल का केवल स्टार्टिंग डिफाइंड है, नेचुरल का केवल स्टार्टिंग डिफाइंड है, एंड कभी डिफाइंड नहीं है। तो ये 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा, जहां तक लिख सकते हैं वहां तक जाएगा। तो जब हम ये डॉट 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 मार दिए, हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, आप बोलिएगा सर हम नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, हम क्या कोई नहीं काउंट कर सकते हैं सर। ठीक है, आप भी चाहेंगे तो नहीं काउंट कर सकते, बिल्कुल सही, क्योंकि नेचुरल नंबर टोटल इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स को कभी काउंट नहीं किया जा सकता। इंफिनिटी इज जस्ट अ नोटेशन, इट इज नॉट एनी नंबर, नॉट एनी वैल्यू। तो नेचुरल नंबर जो इंफिनिटी तक जा रहा है उसको हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते। और क्योंकि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इस कारण से इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो जिस किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होगा उसको बोलेंगे हम लोग फाइनाइट सेट। जिस किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होगा उसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये अपने पास सेट का और 2 टाइप था। आपके पास जो नंबर सिस्टम है उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में कौन किसके आगे और पीछे चलता है। सबसे बड़ा जहां तक आप अभी पढ़े हैं, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स क्लास 11 में आगे चल के पढ़ेंगे तो हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स इज द लार्जेस्ट सेट। तो नंबर ऑफ सिस्टम में अगर बात करें तो रियल नंबर सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा कौन होता है? रैशनल। ठीक है, इससे छोटा रैशनल, रैशनल से छोटा इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स से छोटा होल नंबर होता है, और होल नंबर से छोटा नेचुरल नंबर होता है। मगर ये जो आपके सामने अभी लिखा हुआ है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट नेम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, all are infinite set, all are infinite set। इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है जो काउंटेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा शायद कि सर रैशनल का नाम लिए इरेशनल आप लगता भूल गए। नहीं भूले नहीं, ठीक है, भूले नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि रैशनल और इरेशनल इक्विवेलेंट होता है, रैशनल और इरेशनल इक्विवेलेंट होता है। तो आप जो पोजीशन रैशनल का दिए हैं आप वही पोजीशन इरेशनल का दे सकते हैं। तो सर इरेशनल को यहां क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इरेशनल नंबर और इंटीजर में कभी भी है ना कंपैरिजन नहीं हो सकता। कोई भी इंटीजर कभी इरेशनल नहीं होता, मगर इंटीजर रैशनल होता है, होल नंबर रैशनल होता है, नेचुरल नंबर रैशनल होता है। इस कारण से पूरे के पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमको किसी को हटाना था तो हम यहां से किसको हटा दिए? इरेशनल नंबर्स को हटा दिए। ठीक है, इरेशनल नंबर्स को हटा दिए। आगे देखिए, इसी में अब मेरे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, कैसा होता है, इतना सारा इंट्रोडक्शन मिल गया। ठीक है, तो ये अपने पास सेट का कुछ इंट्रोडक्शन था। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप्स में और आगे प्रोसीड करते हैं टाइप्स में। फोर्थ नंबर जो है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे सबसेट, इट इज कॉल्ड सबसेट। तो सर सबसेट किसको कहते हैं? ठीक है, इट इज द सेट
it is the set contain elements which present in another set सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसका सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए ए कोई एक सेट है और इसके अंदर एलिमेंट लिखा है 1 2 1 2 1 2, और बी कोई एक सेट है और इसके अंदर एलिमेंट लिखा है 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी तो इसका मतलब हुआ ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। सर इसके लिए कोई नोटेशन? देखिए ऐसे लिखा जाता है सबसेट को, ऐसे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी किसी एक सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो जो छोटा सेट होता है उसको सबसेट कहते हैं, ठीक है, ये जो छोटा सेट है इसको सबसेट कहते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि सेट सी कंटेन 2 5 9, सेट डी कंटेन 1 2 5 9, सेट ई कंटेन 9, ठीक है, ओनली 9, एक ही एलिमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ई इज द सबसेट ऑफ सी, ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा। फिर उसके बाद ई इज द सबसेट ऑफ डी, ये स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू होगा, क्योंकि देखिए ना ये जो 9 है ये प्रेजेंट है ना, यहाँ डी के अंदर भी प्रेजेंट है, सी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो हम अगर ये बोलना चाहें कि सी इज द सबसेट ऑफ डी, सोच के बोलिए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? सी इज द सबसेट ऑफ डी, बोलिए आंसर दीजिए। सर ट्रू होगा कि 9 है। ट्रू सर। हाँ भरत, बहुत कम आवाज आ रहा है आपका। ट्रू होगा सर। ट्रू होगा, एकदम ठीक। ये कैसा आएगा? ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा। ठीक है, ये ट्रू होगा। चलिए अगर कोई पूछ दे कि D इज द सबसेट ऑफ E, बोलिए ट्रू की फॉल्स? ट्रू होगा सर, उसमें भी 9 है। ना ना ना, देखिए क्या बोला, D सबसेट है E का, D सबसेट है E का। क्या D का सारा एलिमेंट E के अंदर है? तो सर नहीं है, तो वैसे केस में स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो जिसके तरफ ये राउंड ऐसे क्लोज होता है ना, वो सबसेट कहलाता है। इसको बोलते हैं सबसेट। तो जो भी सबसेट होगा उसका एलिमेंट बड़े वाले सेट के अंदर होना चाहिए। तो यहां पे बोला कि D इज द सबसेट ऑफ E, हम चेक करने गए, हम लोग गए, देखें D में 1 है, मगर चेक किए E में तो 1 नहीं है। तो वैसे केस में D इज नॉट एनी सबसेट ऑफ E। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सोच के खुद से आंसर दीजिएगा। ए के अंदर है 2 5, बी के अंदर है 2 4, और सी के अंदर है 2 4 5। सबसे पहला सवाल, ए इज द सबसेट ऑफ बी, बोलिए ट्रू की फॉल्स? ट्रू सर। ए के अंदर 5 है, जो ध्यान से देखिए बी के अंदर नहीं है ना। तो जब कभी भी देखिए यहां क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, तब जाके ए को सबसेट कहेंगे। ऑल सारा एलिमेंट होना चाहिए। आप क्या देखें कि 2 प्रेजेंट है, मगर आप 5 को भूल गए, 5 तो प्रेजेंट नहीं है। 5 प्रेजेंट ना होने के कारण ए इज नॉट एनी सबसेट ऑफ बी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यों? सिंस 5 belongs to A,
बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। 5 ए का तो एलिमेंट है मगर 5 बी का एलिमेंट नहीं है, इस कारण से ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। स्टेटमेंट ये कैसा आ रहा है मेरे पास? फॉल्स आ रहा है। अच्छा, अगर बोला ए इज द सबसेट ऑफ सी, सोच के जवाब दीजिए, ट्रू की फॉल्स? ए इज द सबसेट ऑफ सी, ट्रू की फॉल्स? स्तुति ट्रू आंसर बोले आप, ठीक है। देखिए चेक कैसे करना है, चेक कैसे करना है। सबसे पहले ए का एलिमेंट 2 सी के अंदर प्रेजेंट है, ए का एलिमेंट 5 सी के अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि ए का सारा एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट है, इस कारण से सेट ए को सबसेट ऑफ सी कह सकते हैं, ठीक है, वो हो गया। अगर आगे आपसे ये पूछा जाए कि बी इज द सबसेट ऑफ सी, सोच के जवाब दीजिए, सही की गलत, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। ये ट्रू False. होगा। देखिए बी के अंदर 3 है, यहाँ पे, यहाँ मेरे पास 3 नहीं है, हम इसको एक्चुअली में 3 लिखे थे, नहीं हम इसको 2 लिखे थे एक्चुअली, हम इसको 2 लिखे थे, वो नीचे में ऐसे टिक मार्क दिए ना, इसलिए वो 3 बन गया, 2 लिखे थे। देखिए 2 यहाँ पे बी में है, सी में है, 4 जो है बी में है, 4 सी में है, तो बी का सारा एलिमेंट, बी का 2 का 2 सारा एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट है, इस कारण से बी इज द सबसेट ऑफ सी। समझे? किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? नहीं है, ठीक है। चलिए अभी तक आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक सेट है, नाम है डी, और इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8। एक एलिमेंट है, एक सेट है, नाम है उसका ई, और इसके अंदर एलिमेंट है 0 2 4। और एक एफ है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 0 3 4 6 और 8, ठीक है, 6 और 8। चेक करना है सबसे पहले, क्या डी इज द सबसेट ऑफ एफ, ट्रू की फॉल्स? डी इज द सबसेट ऑफ एफ, ट्रू। True. देखें कि 2 यहां प्रेजेंट है, 4 यहां प्रेजेंट है, 6 यहां प्रेजेंट है, 8 यहां प्रेजेंट है, ठीक है, तो सब का सब प्रेजेंट है, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। दूसरा चीज कि E इज द सबसेट ऑफ F, बोलिए ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ये भी ट्रू। कारण है कि 0 प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट और साथ ही साथ 4 भी प्रेजेंट, इस कारण से स्टेटमेंट कैसा होगा? ट्रू होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। 1 मिनट केवल रुकेंगे यहां पे, जैसा आपसे बोला गया था। 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे E इज द सबसेट ऑफ F, ये सही हो गया। अगर पूछ दिया गया थर्ड क्वेश्चन कि D इज द सबसेट ऑफ E, बोलिए ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। ये फॉल्स। कौन से एलिमेंट के कारण? कौन से एलिमेंट के कारण? 6 और 8। 2 ध्यान से देखिए, 2 इज प्रेजेंट इन E, 4 भी E के अंदर प्रेजेंट है, मगर 6 E के अंदर प्रेजेंट नहीं है और 8 भी E के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इन दो एलिमेंट के इसके अंदर एब्सेंट होने के कारण, प्रेजेंट नहीं होने के कारण, हम लोग इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे कि ये फॉल्स है, ठीक है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो गया। हमको बस यही चेक करना है कि अगर सबसेट है तो वैसे केस में उसके अंदर सारा एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा, अब इसी के बेसिस पे नेक्स्ट टाइप, सबसेट अभी खत्म नहीं हुआ,
सबसेट का भी हायर कॉन्सेप्ट बाकी है, वो अलग से पढ़ेंगे हम लोग, आज नहीं। आज थोड़ा सा दूसरा और पॉइंट है, उसको देख लीजिए। 5 नंबर है इक्वल सेट। टाइप पढ़ रहे हैं ना, तो सारा टाइप बता देते हैं, फिर अलग अलग है ना, जिसका डिस्कशन करना हम लोग करेंगे। इक्वल सेट्स, तो इक्वल होने के लिए दो कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन कि ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, सारा का सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। जिस किसी भी दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, सारा एलिमेंट भी सेम है, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट्स। क्योंकि अगर इक्वल सेट्स बोलेगा तो एक सेट अकेला कैसे इक्वल होगा, जब भी चाहिए तो दो सेट चाहिए। तो दो सेट है, इसलिए हम क्या बोले कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट मस्ट बी इक्वल। तो जैसे देखिए, ए कोई एक सेट है, इसमें लिखा है ए बी और सी, और बी कोई एक सेट है जिसमें लिखा है सी ए और बी। हम लोग एलिमेंट्स का बात करेंगे, उसके पोजीशन का बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर एलिमेंट्स का बात किया जाए तो ए बिलोंग्स टू द सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, बी बिलोंग्स टू द सेट ए, बी जो है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, और बी जो है वो सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट है। सी बिलोंग्स टू सेट ए एंड सी बिलोंग्स टू सेट बी। तो जो जो एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, एग्जैक्टली वही सब एलिमेंट बी के अंदर भी प्रेजेंट है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो आप बोल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए विल बी इक्वल्स टू द सेट बी जब सारा एलिमेंट सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो। वैसे केस में हम लोग सेट को इक्वल सेट कहते हैं। चेक कीजिएगा, अभी नहीं, अभी क्वेश्चन कोई अराइज नहीं करेंगे। थोड़ा एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लें हम, 6th नंबर, ठीक है। उसके बाद 6th नंबर, 6th को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या बोल रहे हैं? इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट उन सेट्स को कहते हैं, ठीक है, दोज सेट्स which contain equal number of elements, वीडियो आ रही है ना? हाँ ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, those sets which contain equal number of elements but not necessarily same are called equivalent set। ये क्या बोला ना कि देखिए, केवल है ना दो सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा इसको समझिएगा बात को। यहां पे बोला सी के अंदर एलिमेंट है ए बी और सी, और एक सेट दिया डी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट्स सेम नहीं है, एक में अल्फाबेट्स है और एक में इंटीजर्स है या नंबर्स है। मगर जब पूछा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, सेट सी, तो आप बोलेंगे सर 3 होगा। फिर पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी, तो आप बोले सर 3 होगा, ठीक है। तो दोनों में क्योंकि 3 एलिमेंट है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इक्वल है, इस कारण से हम लोग क्या बोलेंगे, इस कारण से हम लोग ये बोलेंगे कि यहां पे जो सेट सी है इट इज इक्विवेलेंट टू डी। सेट सी इज इक्विवेलेंट, देख लीजिए नोटेशन कैसा है, सेट सी इज इक्विवेलेंट टू सेट डी, ठीक है। तो ये होता है इक्विवेलेंट और इक्वल। अब क्वेश्चन अराइज करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहां पे ये है कि अगर सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है
2 5 9 सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 9 2 2 और 5। तो पहला चीज A इज इक्विवेलेंट टू B, ट्रू की फॉल्स? ट्रू की फॉल्स? आंसर दीजिए। False. अच्छा क्यों फॉल्स हो गया? बस डिस्कशन है। देखिए इसके अंदर कितना एलिमेंट है? सर उसमें 3 है और उसमें 4 है तो इक्वल नहीं हुआ इसलिए। नहीं, इसके अंदर 3 एलिमेंट है और हम लोग क्या सीखे थे कि अगर एलिमेंट रिपीट होगा तो उसको 1 टाइम काउंट करेंगे ना स्टार्टिंग में, याद आया? नहीं पढ़े सर थे ना? हाँ, यस सर। अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है तो काउंटेड ओनली सिंगल टाइम। तो 1 2 और इसमें से एक ही काउंट होगा। तो इसके पास भी कितना? 3 है। एक्चुअल में ये बी जो है वो ऐसा है 9 2 5। ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। ये क्वेश्चन देने वाला तो किसी भी तरीके का देगा ना, जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम खुद से उसको मॉडिफाई कर लेंगे। अब इसके पास भी 3 एलिमेंट, इसके पास भी 3 एलिमेंट, तो हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। अगर हम आपसे ये पूछे कि क्या ए और बी इक्वल सेट है तो चेक करें, बोलिए बोलिए, ट्रू की फॉल्स? false, ठीक, देखिए ए के अंदर 2 है और बी के अंदर भी 2 है, बोथ आर सेम। ए के अंदर 5 है, बी के अंदर भी यहां पे 5 है। ए के अंदर 9 प्रेजेंट है, बी के अंदर भी 9 प्रेजेंट है। तो अभी अभी हम लोग इक्वल सेट में ऊपर पढ़े थे कि ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम और आइडेंटिकल। तो क्योंकि सारा एलिमेंट यहाँ पे सेम है या कहें तो सारा एलिमेंट यहाँ पे इक्वल है, बराबर है, इस कारण से ए और बी इक्वल होगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ए के अंदर वही सब एलिमेंट है जो बी के अंदर है। ठीक है, चलिए अभी खत्म नहीं किए क्वेश्चन। अब दूसरा समझना है, हर चीज धीरे धीरे करके समझते जाना है। आपके लिए देखिए आईसीएससी में सेट 10 क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और आपका सीबीएसई में नहीं होता है। तो सीबीएसई वालों के लिए ये नया होगा, आईसीएससी वाले को तो पहले से है ना इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ रहता है, उसको बताया रहता है, उसको पता रहता है कि सेट क्या होता है। तो देखिए ए जो है मान लीजिए सेट है जिसके अंदर 1 3 और 11 है। बी एक सेट है जिसके अंदर P Q और 7 है। अगर कोई आपसे पूछे कि A जो है वो B के साथ इक्विवेलेंट है, क्या बोलेंगे, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ट्रू। कारण है कि जब इक्विवेलेंट का बात आया, जब इक्विवेलेंट का बात आया तो वैसे केस में हमको एक ही चीज चेक करना है, चेक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चेक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो वैसे केस में हम उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो यहां पे हम काउंट किए तो 3 और यहाँ बी के अंदर भी कितना 3 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है। तो वैसे केस में हम लोग बोलेंगे ए और बी का इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इस कारण से ए इज द इक्विवेलेंट विथ बी। अगर कोई आपसे ये बोले कि ए इज इक्वल टू बी, ट्रू की फॉल्स? ए, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। किसके कारण फॉल्स हो गया? ए के अंदर एलिमेंट डिफरेंट है, बी के अंदर एलिमेंट डिफरेंट है। तो क्योंकि एलिमेंट्स डिफरेंट है, ठीक है, सिंस एलिमेंट्स आर डिफरेंट, एलिमेंट्स आर डिफरेंट, डिफरेंट है, हेंस हेंस नॉट इक्वल सेट्स, नॉट इक्वल सेट्स। इस कारण से वो सेट्स कैसा इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास सेट का इंट्रोडक्शन था कि सेट किसको कहते हैं, कौन कौन से टाइप का सेट होता है। ठीक है, ये आपका जो आज का फर्स्ट क्लास है